जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। अनिकेत, आशी, ऋषभ चौधरी, मालती, मालविकेशु, अरे भैया तुमने नाम कहाँ से रखा है। शुभम, नवीन, राहुल, अभिषेक, आदर्श, सुमित, कुलदीप, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त आप सब लोग जानते हैं कल हम बाबर को पढ़ रहे थे, तो उम्मीद करेंगे आप एक अच्छा रिवीजन करते होंगे और अभी भी एक अच्छे साथी की तरह बिना कोई बात किए हुए खुद को एकदम से फोकस पर रख करके आज की क्लास की तरफ हम चलते हैं। ठीक है। तो हमने आपको बताया था हुमायूं के कितने बेटे थे। 4 बेटे थे। कौन कौन थे? हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंदाल। उसमें जो बड़ा बेटा है हुमायूं वो गद्दी पर बैठता है। और हुमायूं का जो कार्यकाल रहा वो 2 हिस्सों में आपको दिख रहा है। एक हिस्सा तो वो है एक हिस्सा तो वो है जब हुमायूं 1530 से 1540 रहा, यानी 10 वर्षों तक रहा। तो 1540। और एक हिस्सा वो है जब हुमायूं 1555 से 1556 रहा। 2 कार्यकाल हो गए। ये क्यों है? देखिए, 1540 में हुमायूं को इस देश से भागना पड़ा था। यह देश हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा था और उसका कारण था शेर शाह सूरी। मैंने कल आपको बताया था सूरी वंश कितने दिनों तक रहा था, एक बार आप सारे लोग बताएं। तो आप कहेंगे एकदम से ठीक है। आयुष, बहुत ध्यान से। तो हुमायूं के बचपन का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर था। जन्म काबुल में हुआ। माता माहम बेगम थी, अर्थात बाबर की पत्नी थी। गद्दी पर बैठने से पहले वो बदख्शा जगह हुआ करती थी भारत में, उसका सूबेदार था। इसका राज्याभिषेक जो हुआ, यानी ये गद्दी पर कब बैठा, इसका राज्याभिषेक हुआ 1530 आगरा में। क्योंकि मुगलों के टाइम पर जो सेंटर था वो दिल्ली की जगह आपका आगरा हो चुका था। जैसे ही हुमायूं बैठता है तो अपने शुरुआती दिनों में हुमायूं काफ़ी सफल रहा। और ऐसा नहीं था हुमायूं के बारे में जैसा लोग ये परसेप्शन बना लेते हैं कि हुमायूं तो बहुत कमज़ोर था। नहीं, अपने शुरुआती दिनों में वो काफ़ी सफल शासक रहा था। बस ये समझिए उसके टाइम पर एक शेर शाह सूरी जैसे व्यक्ति का उत्कर्ष हो गया। शेर शाह सूरी जैसा व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ जो ज़्यादा समझदार, ज़्यादा योग्य था हुमायूं के मुकाबले। 1531 में कालिंजर बांदा, यानी कि बांदा यूपी में एक किला पड़ता है, उस किले को भी इसने जीता। वो प्रताप रुद्रदेव के अधीन था। महमूद लोदी को आने की सूचना प्राप्त करती है तो शेर खान ने चुनार दुर्ग पर अपना नियंत्रण कर लिया। ठीक है। शेर खान ने कहाँ पर? मिर्जापुर में। ये मिर्जापुर की बात है। शेर खान वहां पर बैठा हुआ है। देखिए ये क्या मिर्जापुर की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ समझना आप आराम से। जब आप इधर से होकर के इधर पूर्वी भारत की तरफ जाओगे, यानी बंगाल की तरफ, बिहार की तरफ, तो यहाँ पर जो मिर्जापुर था इसको कहा जाता है कि मिर्जापुर के किले पर जिसका कंट्रोल हो गया, मिर्जापुर के किले पर जिसका कंट्रोल हो गया वो पूर्व की राजनीति को कंट्रोल करता था। तो जैसे ही पता चलता है आपका शेर शाह सूरी बोलूं मैं, शेर खान बोलूं, ये सब एक ही नाम है। शेर शाह सूरी पहले बाबर की सेना में था। बाबर ने बहुत चेतावनियां दी थी हुमायूं को। उसने कहा था कि शेर शाह सूरी जैसे व्यक्ति से बच के रहना है, क्योंकि बाबर जानता था उसके नज़दीकी एक सेनापति के रूप में उसने काम किया था। तो शेर खान ने सबसे पहले सोचा कि भाई मुझे इस चुनार के दुर्ग पर, यहाँ पर आपका नियंत्रण रखना है। और फिर इसने रिश्तेदारी के माध्यम से यहाँ एक विधवा से इसने शादी कर ली, मतलब वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और चुनार के किले पर अपना कंट्रोल भी किया। बात क्लियर है? चुनार का किला किसके कंट्रोल में है? आपका शेर शाह सूरी के में। इन्हीं दौर में 1532 में चुनार का जो किला था वो घेरा। ठीक है, मिर्जापुर में था चुनार का किला, किसने घेरा? हुमायूं ने घेरा। लेकिन इस पर पूरी तरह से वो कंट्रोल नहीं पा पाया हुमायूं। एक व्यक्ति था हिंदू बेग, उसके माध्यम से एक संधि हो गई दोनों में बराबर बराबर पर, कि ना तो वो अंदर गए ना ये बाहर हुए और ये समर्पण को तैयार हो गए। देवरिया या दोहरिया अभियान बहुत पूछा जाता है भैया, इसको महत्वपूर्ण मार्क करना। इसको देवरिया भी कहते हैं कि हुमायूं ने देवरिया अभियान कब किया था, यूपी का। तो दोहरिया को जीता। इसमें इसने क्या किया? शेर शाह सूरी और महमूद लोदी को इकट्ठे हरा दिया था। तो यही शेर शाह सूरी है जिसको हुमायूं शुरुआत में हरा देता है। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में वो अच्छा शासन कर रहा था, लेकिन बाद में वो इन्हीं व्यक्ति के द्वारा हार जाएगा। किताबें पढ़ने का हुमायूं को बहुत शौक था। सप्ताह में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था।
शनिवार को ऐसे रंग के कपड़े पहनने हैं, सोमवार को ऐसे रंग के कपड़े पहनने हैं। तो कपड़े बदलने में, ज्योतिष में, इस सब में, एस्ट्रोनॉमी में, खगोल विज्ञान में, तो उसने अपने लिए एक पुस्तकालय बनवाई, एक लाइब्रेरी बनवाई। बहुत पढ़ता था। ये कहते हैं वो अफीम खाता रहता था, शराब पीता रहता था, लेकिन पढ़ता रहता था। और इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से बाद में गिर करके उसकी मौत हुई। तो यानी कि उस समय भी वो पढ़ रहा था। दीनपनाह पुस्तकालय दिल्ली की उसने स्थापना की कब? 1533 में हुमायूं के द्वारा। 1535 में गुजरात विजय हासिल करके गुजरात का सूबेदार अस्करी को बनाया। किसको बनाया? अस्करी कौन था? इसका भाई है। 1539 में बंगाल गौड़ प्रदेश को जीतकर उसका नाम जन्नताबाद कर दिया, यानी बंगाल तक पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ कि इस समय तक ये कामयाब शासक है या नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी। दिल्ली का नियंत्रण ये दे के आया था शेख बहलोल को। लेकिन जो यहां पर याद रखना, बंगाल विजय के दौरान, यानी कि कहां पहुंच चुका है आपका हुमायूं? हुमायूं पहुंच चुका है बंगाल, यानी कि पूर्वी हिस्से पर। और यहां वो अभियान कर रहा है और जिम्मेदारी देके गया है शेख बहलोल को। लेकिन होता क्या है, हुमायूं का ही एक भाई है आपका हिंदाल। बंगाल विजय के दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके, यानी कि जिसको जिम्मेदारी हुमायूं देके गया, उसी की हत्या करके खुद दिल्ली की गद्दी पर बोल दिया मैं सम्राट हूं। और इस समय पर हुमायूं कहाँ था? बंगाल में। तो हुमायूं तुरंत भागता है। तो तुरंत जाएगा तो छोटा रास्ता अपनाने पड़ेगा। अब छोटा रास्ता अपनाता था तो बीच में घेराबंदी करके बैठा हुआ था शेर खान, शेर शाह सूरी। उसने इस मौके का फायदा उठाया और इस मौके का फायदा उठा करके दिल्ली वापस जाते समय चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। एसएससी बहुत पूछती है भैया। सर मैं याद करता हूँ भूलता हूँ। बच्चे इसकी कोई दवाई नहीं आती, बार बार रिवीजन करें, कभी कोई दवाई नहीं मिलेगी। योगेश भाई इसकी कोई दवाई नहीं है, सब बच्चों के साथ में है। अगर आप इंसान हैं तो अगर आप कुछ भूलते हैं तो याद रखना आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं। यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका है। अब बार याद रखेंगे, फिर याद रखेंगे, फिर याद रखेंगे, चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, यही एक तरीका होता है, बार बार रिवीजन, वही एक बेस्ट वे है। बाकी किसी से चक्कर मत रहना कि कोई इसकी विद्या होगी क्या। स्कैन टेक्निक मैं आपको बता चुका हूँ। स्कैन टेक्निक में क्या, थोड़ा सा जो पढ़ते हैं उसको आंख बंद करके मेमोराइज करिए, ऐसे पेज का पेज। क्या पढ़ा था आपने भूल जाओ, आंख खोल के फिर पढ़ लो। फिर आंखें बंद करो एक बार और इमेजिन करो कि बंगाल अभियान से जब हुमायूं वापस जा रहा था तो शेरशाह सूरी ने उसको घेर लिया। 1539 में चौसा का युद्ध हो गया इस तरह से। तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी ये हुआ। कौन हार गया? हुमायूं। यहाँ हुमायूं कर्मनाशा नदी में कूद गया और एक निजाम भिस्ती ने इसकी जान बचाई। जिसके बारे में कहा जाता है कि हुमायूं ने अपनी जान बचाने के बदले में इसको एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया था। कहीं कहीं कहा जाता है इसको 2.5 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया गया। और जब वो बादशाह बना था तो उसने चमड़े के कॉइन्स चलाए थे, लेदर कॉइन्स, चमड़े के सिक्के। चमड़े के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चलाए थे और निजाम भिस्ती ने। नोट, चौसा का जो युद्ध हुआ वो कर्मनाशा और गंगा नदी के बीच में हुआ। यहीं शेर शाह को जब वो हुमायूं को हरा देता है तो शेर शाह की उपाधि मिलती है। 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इसमें हुमायूं वर्सेस शेर शाह, और इसमें क्या हो जाता है, शेर शाह सूरी जीता और दिल्ली पर द्वितीय अफगान वंश की स्थापना हो गई। यानी कि वापस से जब युद्ध होता है तो कहते हैं इतना तीव्र आक्रमण किया शेर शाह सूरी ने कि भागना पड़ा हुमायूं को। वो आगरा गया, आगरा से उसने पैसा उठाया और भाग गया यहाँ से, हिंदुस्तान से। ठीक है, तो दिल्ली पर द्वितीय अफगान वंश आ गया। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? लोधी वंश था। याद है ना? और ये अफगान भारत में कब आए थे? बलबन के टाइम पर, जब बलबन ने, बताइए कौन सी, लोह एवं रक्त नीति, याद है? लोह एवं रक्त नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी उसने अपनाई थी मेवातियों के खिलाफ। और तो इसने क्या किया, सूरी साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं भाग करके आगरा से पंजाब गया, पंजाब से सिंध ईरान गया और 1541 में हमीदा बानो बेगम से उसने शादी कर ली। हमीदा बानो बेगम से, ओके। हमीदा बानो बेगम भी वो स्त्री है जिससे बाद में अकबर पैदा हुआ। बाद में इसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ 1542 में। बहुत सारे लोग कहते हैं जी जब ये यहाँ से भाग गया 1540 में तो 1542 में अकबर का जन्म कैसे हो गया? अबे बुद्धू, हिंदुस्तान में ही अकबर का जन्म हो सकता है क्या? बाहर जन्म नहीं हो सकता। 1540 में बाहर भागा, जहां बाहर था वहीं अकबर का जन्म हुआ। राणा वीर साल पंजाब के यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था।
1545 में अस्करी और कामरान से काबुल और कांधार इसने जीता, क्योंकि उसके भाइयों ने उस पर कंट्रोल कर लिया था, हुमायूं ने। 1555 में हुमायूं भारत में वापस आया। कितने साल बाद आया है? 15 वर्ष बाद। 1555 में उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध जीता। 1555 में उसने सरहिंद का युद्ध जीता। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूं की वापसी भारत की सीमाओं में किस युद्ध के द्वारा हुई? तो सरहिंद के युद्ध में। ठीक है। इसके बदले में जो इसको रोकना चाहते थे, हैबत खान, तातार खान, उन सबको इसने हराया था। ठीक है, सरहिंद के युद्ध में। इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर की जिम्मेदारी दी, उसको गवर्नर बनाया कि भाई इतने कल को शासन संभालना है, मेरा बेटा है। अकबर का जो लालन पालन हुआ था वो हुआ था उसके चाचा अस्करी के यहाँ। अकबर तो बेचारे के छोटे की जिंदगी ऐसे ही बीती है, तो वो बात करेंगे। 1556 में हुमायूं की तीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मौत हुई। इसके बारे में एक इतिहासकार हुए हैं स्टैनले लैंडपूल। उन्होंने हुमायूं के जीवन को एक लड़खड़ाता जीवन कहा है, क्योंकि देखिए पूरे जीवन वो संघर्ष करता रहा, भागता रहा, 15 वर्ष भागता रहा, और अंत में गिरकर उसकी मौत हो गई। तो ये कहा जाता है कि हुमायूं की तो पूरी जिंदगी लड़खड़ाते हुए गई, और अंत में भी उसकी जो मौत हुई वो लड़खड़ाते हुए मरा, लड़खड़ाते हुए उसकी जिंदगी का अंत हुआ। हुमायूं के बारे में जो जानकारी देती है वो पुस्तक है हुमायूं नामा। इसकी चचेरी बहन थी गुलबदन बेगम। पूछा जाता है गुलबदन बेगम से क्या रिश्ता था। और हुमायूं नामा जो कि फारसी भाषा में लिखी गई वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है जी? दिल्ली में है। मकबरा बनवाया किसने था? हाजी बेगम ने। बीगा बेगम इसकी वाइफ है। 1565 से 72। इसका जो आर्किटेक्ट था वो मिर्जा गियात था। इसका नाम पूछा जाता है हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था। जैसे कि आप जानते हो ये इतनी चर्चित इमारत रही है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। जिन साथियों ने पढ़ा होगा, मैं बार बार क्वेश्चन पूछता हूँ यूनेस्को में आपका, मुझे बताइए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व विरासत स्थल है, उनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? सबका आंसर आना चाहिए। अब ये इतना फेमस रहा आपका, अगर हम बात करते हैं हुमायूं के मकबरे को, तो मुगल परिवार के लगभग 250 लोगों की कब्रें यहाँ पर हैं। 250 लोग, राजकुमार, व्यक्ति, अलग अलग, मतलब राज परिवार के आपका लगभग 250 आदमी, तो ये हुमायूं के मकबरे के आसपास दफनाए गए। इसीलिए हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं, मुगलों का कब्रिस्तान। कल साथी बहुत बिजी शेड्यूल रहा, पिछले कल आप जानते हैं जन्मदिन की वजह से लोग मिलते रहे। उससे पिछली रात जो थी उसमें भी फ़ोन आते रहे, लोग मिलने आते रहे। पिछली जो रात गई है बहुत रेत रात तक गांव में था जैसे मैं, तो बहुत लोग वहाँ भी देर रात तक गए। तो पिछले 2 दिन से थोड़ी जागते जागते तबीयत भी ऐसी खराब है ना। तो थोड़ा अगर कुछ लगे आपको आवाज़ में भी हल्का लग रहा होगा, आपको आवाज़ भारी, तो प्लीज़ एडजस्ट करना, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे अगर आवाज़ थोड़ी बहुत भी डिस्टरबेंस हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा लिख रहा है। इस मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मुगलों की कब्रें हैं। इट्स टॉम्ब इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ द मुगल्स, इंक्लूड इन यूनेस्को 1993। इसकी जो शैली है, जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, उसको मुगल शैली बोलते हैं, मुगल शैली। और यहाँ जो पहला उद्यान मकबरा, फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है, यानी कि जहाँ पर मकबरा है उसके पास में गार्डन भी लगाया गया है। जैसे ताजमहल है, ताजमहल एक मकबरा है, उसमें भी गार्डन है या नहीं है? हाँ भैया जी है। तो इस तरह से ये क्या है, आपका पहला उद्यान मकबरा है भारत का। हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को सफेद वस्त्र पहनता था। इसके समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे मीर सैयद अली, यूसुफ और अब्दुस समद। हुमायूं ने दीन पनाह भवन बनवाया था नई दिल्ली में। फतेहाबाद मस्जिद उसने हिसार में बनवाई। शेर मंडल की स्थापना नई दिल्ली पुराने किले के अंदर इसी ने की। हुमायूं का मकबरा मैंने भी बताया था आपको, क्या नाम बताया, बताएंगे? अभी हमने बताया था आपको बीबी, सॉरी, बोलेंगे जी, क्या बताया था मैंने आपको? हाजी बेगम और बीगा बेगम, ये एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है। तो हुमायूं का मकबरा ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो वो बीगा बेगम ने बनवाया। यूनेस्को में कब शामिल हुआ ये हम आपको बता ही चुके, 1993 में।
हुमायूं का जो मकबरा है वो किसके मकबरे की, जो तैमूर लंग था 1398 में जो भारत में आया था, उसके मकबरे की ये नकल है। ओके। एशिया का पहला उद्यान मकबरा बेगम हाजी ने बनवाया। मुगलों का कब्रिस्तान है, इसको चार बाग शैली का प्रयोग। चार बाग क्या होता था? चार बाग शैली इसको बोलते हैं, ऐसे पानी की निकासी रख देते थे इसमें से, पानी ऐसे निकल जाएगा और इधर ये पार्क हो जाएगा, पार्क P4 पार्क P4 पार्क, यानी कि उद्यान हो गया। और ये पानी निकलने का, तो कितने पार्क हो गए बताएंगे? कितने बाग हो गए? इधर ये फलों के पेड़ लगवा देते थे पार्क में, इधर मिट्टी में फलों के वृक्ष लगवा देते, तो बाग बन जाता था इधर, तो इसको बोलते थे चार बाग। समझ गए चार बाग कला क्या है? हाँ जी भैया। वास्तुकार कौन था इसका? मुगलों कब्रिस्तान का, यानी कि हुमायूं का मकबरे का, इब्न मिराक और मिराज गियाथ या गियाथीन कहते हैं। किसने हराया था मुझे बताएं फटाफट से हुमायूं को? किसकी वजह से हुमायूं को भागना पड़ा देश से? तो आप कहेंगे भैया वो शेरशाह सूरी था। तो आज की कक्षा में हमको शेरशाह सूरी को, यानी कि दूसरे अफगान वंश को थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन वही दो युद्ध से आते हैं। इसको द्वितीय अफगान वंश कहा गया, सूर साम्राज्य। देखिए एक पूछा जाता मुगलों की भाषा क्या थी? मुगलों की भाषा फारसी रही, और इस समय पर आगरा, सेंटर, दिल्ली, यहाँ सब जगह पे फारसी भाषा बोली जाती थी। जो मुगलों की भाषा रही वही भाषा रही आपकी किसकी? सूर साम्राज्य की भी। सूर साम्राज्य की। अगर आपको शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ना है तो वो तारीख शेरशाही पुस्तक में मिलेगा, जिसको अब्बास खान सरवानी ने लिखवाया। अब्बास नहीं, अब्बास। क्योंकि अकबर ये जानना चाहता था कि उसके पिता को किन हालातों में यहाँ से मजबूर होकर भागना पड़ा, उनको किसने हराया था, वो किस तरह का व्यक्ति था। तो अकबर ने कहा उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ लिखिए। तो अब्बास खान सरवानी वो व्यक्ति है जिसने अकबर के कहने पर तारीख शेरशाही पुस्तक को लिखा। और तारीख शेरशाही नाम से ही आपको पता है शेरशाह सूरी से संबंधित है। शेरशाह सूरी के बारे में देखिए। शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम फरीद खां था, बहुत योग्य व्यक्ति था, और अपने बुजुर्ग अवस्था में जाकर के इसको शासन मिला था, बुजुर्ग अवस्था में। लेकिन बहुत योग्य व्यक्ति था, है ना। ऐसा नहीं था कि भाई कोई राज परिवार में जन्मा व्यक्ति हो। जन्म 1427 में हुआ था, तो आप समझिए 1540 में उम्र कितनी होगी? 1540 में तो 67 साल पूरी जिंदगी योजनाएं बनाई, और 67 पे जाके एग्जीक्यूट करने को मौका मिला। जैसे आप दुनिया में एक उदाहरण सुनते होगे, अब्राहम लिंकन, अमेरिका में बहुत चुनाव हारते रहे लेकिन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये सब कहानियां हमको ये सिखाती हैं कि आपका जो काम है वो कर्म करने का है, फल बाद में जो आपको मिलना होगा वो मिलेगा। अगर आपने सही नीयत से काम किया है तो वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसीलिए कभी भी आप पढ़ाई के दौरान डिमोटिवेट हो रहे हैं तो सोचना कि ये कभी मेहनत जो आप कर रहे हैं खराब नहीं जाएगी, ये हमेशा आपके लिए यूजफुल होगी, और एक ना एक दिन ये आपके काम जरूर आएगी, और तब आप देखोगे कि आप बहुत आसानी से उन चीज़ों को फिर टैकल कर पा रहे हैं। पिता हसन खां था, पिता छोटे जागीरदार थे इनके, और बिहार के सूबेदार बहा खान लोबानी के यहाँ पर ये काम करते थे। बिहार का जो सूबेदार था बहार खान लोहानी, जिसको हम मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं, बहार खान लोहानी ने ही शेर खान को उपाधि दी थी, क्योंकि जो शेरशाह सूरी है तो उसको अपनी जो माताजी थी, उसकी माताजी जो है बाकी लोगों की तरफ हो गई थी, इसके बाकी भाइयों की तरफ। तो शेरशाह सूरी को वो हिस्सा नहीं देना चाहते थे उसके पिता की जागीर का, तो शेरशाह सूरी छोड़ के चला जाता है सब कुछ, और वो आपका बहार खान लोहानी के यहाँ काम करने लगता है। और होशियार था, कूटनीतिक था, तो उसके बेटे को पढ़ाने का काम मिला, उसके बेटे को तलवारबाजी सिखाने का काम मिला, और ये शेरशाह सूरी ने बहुत अच्छे से किया। और कहते उसी दौरान एक शिकार में उसने एक शेर को मार दिया, तो तब से फरीद खान को शेर खान के नाम से जाना जाने लगा। बाद में कुछ समय बाद क्या होता है, इसी बहार खान लोहानी की डेथ हो जाती है, जिसकी यहाँ जागीर में ये काम करता है। शेरशाह ने मौके का फायदा उठाया और शेरशाह ने बहार खान लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया। किससे विवाह कर लिया? दूदू बेगम से। 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को इसने हराया और हजरत अली की उपाधि धारण कर ली, जिसको कई बार हजरत आला भी कहा जाता है। अब सबको कुछ पता नहीं था इस समय पर, ये वही युग है। देखिए 1529, इस समय पर क्या हो रहा था भारत में? कौन सा युद्ध हुआ था 1529 में? तो आप कहेंगे बाबर था भैया इस समय पर।
बाबर का कौन सा हुआ? 1526 पानीपत हुआ। 1527 क्या हुआ बताएंगे? खानवा हुआ। चंदेरी हुआ फिर तो 1529 में चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था। तो उसी समय ये बंगाल को जीत रहा था। चंदेरी कहाँ था? मध्य प्रदेश में। और शेर खां कहाँ है? बंगाल में। तो ये भनक लग गई थी बाबर को भी कि ये भविष्य में चिंता का एक कारण होगा, इसीलिए उसने हुमायूं को चेताया था कि भाई आपको ध्यान रखना है, कल इस व्यक्ति से तुम्हारी फाइट हो सकती है। 1530 में चुनार का किला मिर्जापुर शेरशाह सूरी ने अपने अधीन किया और वहां की एक लॉर्ड मलिका नाम की थी महिला, उससे इसने शादी की। 1539 में चौसा का युद्ध जीता और शेरशाह अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण कर ली। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हुमायूं को पहली बार हराया और जैसे ही हुमायूं को दूसरी बार हराया 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीता और सूर वंश की स्थापना कर दी। 1541 में बंगाल जीता। बंगाल को सरकार अर्थात जिलों में बांट दिया, जैसे आज भी जिले होते हैं। भाई आज भी तो जिले होते हैं। आप कौन से जिले से हैं? किसी जिले से होंगे आप भी। और उसके नियंत्रण के लिए सिरदार, जिनको हम सिरदार भी कहते थे, आज सरदार भी कहते हैं, तो पूरे जो क्षेत्र था उसको बांट दिया। छोटे हिस्से में ये बना दिया, बड़ा हिस्सा बना दिया, छोटा बना दिया, बड़ा, छोटा, इस तरह से हिस्से बना करके उसको बोल दिया गया कि आप इस पे नियंत्रण करेंगे, आप है सिरदार। और जो नियंत्रण के लिए रखा गया वो रखा गया अमीर बांग्ला को। ठीक है, इन पर नियंत्रण के लिए सिरदार के ऊपर भी एक अधिकारी होगा, अमीर बांग्ला। 1542 में वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को जीतता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र को बोलेंगे अभी फटाफट से। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बच्चा भी लिख रहा है, अभी मैंने देखा, सॉरी। 1530 में तो मौत हुई, अभी हमें 29 में हमने चंदेरी बोल दिया। 26 पानीपत था। 27 आपका 27 में आपका खानवा हो गया। 28 में आपका चंदेरी था। 29 में घाघरा था, जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया। लोदियों के खिलाफ उसने इस युद्ध को लड़ा था। सॉरी, अभी हम गलत बोल गए थे। एकदम ठीक है, थैंक यू अभिषेक जी। 1542 में मालवा जीता, और मालवा जीता तो वहां के शासक मल्लू खां कादिर शाह को उसने हराया था। 1543 में रायसीन मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, पूरनमल जाट को धोखे से मारा। और बाबर से चंदेरी का किला जीत लिया था से कौन, किस व्यक्ति ने? पूरनमल जाट ने। तो पूरनमल जाट भी बहुत प्रसिद्ध थे इधर एमपी के क्षेत्र में। उन्होंने बाबर को हरा करके बाबर से चंदेरी का किला जीता था, वही चंदेरी का किला जो बाबर ने मेदिनी राय से जीता था। तो उस रायसीन क्षेत्र को अब शेरशाह सूरी ने जीत लिया, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और जब इसने पूरनमल जाट को यहाँ धोखे से मारा तो कहते हैं उसके नाम पर एक धब्बा लगा। ठीक है, डीप स्टेन ऑन द नेम ऑफ शेरशाह, यानी कि उसके नाम पर एक दाग लगा कि ये तो धोखेबाज आदमी है। 1544 में गिरी और सुमेल, जैतारण और जोधपुर का युद्ध उसने जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इच्छा थी। और इसमें इसने यहाँ पर व्यक्ति भी लगाए काफी। ठीक है, तो कौन बोलेंगे यहाँ पर? गिरी सुमेल, जैतारण और जोधपुर दो हिस्से पड़ते थे। यहाँ पर शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी इस युद्ध में, क्योंकि शेरशाह ने बहुत कूटनीति का प्रयोग किया, बहुत साधन उसके लगे, लेकिन उसकी सेना जो है इस युद्ध को हार सकती थी। इसीलिए उसने कहा, जीत तो गया था इसको, लेकिन उसने कहा था एक मुट्ठी बाजरा, क्योंकि राजस्थान में बाजरा ही होता था। तो गिरी सुमेल युद्ध के लिए उसने ये कहा था, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। समझ रहे हैं? 1544 में उसने मेवाड़ अभियान किया। मेवाड़ अभियान इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ पर दाहिमा पन्ना का नाम आता है कि मेवाड़ के, जब मेवाड़ पर अटैक हुआ था, मेवाड़ पर जब हमला हुआ, तो मेवाड़ में जब राज परिवार पर हमला हुआ तो एक बच्चे को मारने के लिए जब खोजा जा रहा था, तो दाहिमा ने अपने बच्चे को लिटा दिया था एक राजकुमार की जगह। ऐसी माँ आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि जो राज परिवार के लिए जहाँ पर वो काम करती थी उसके प्रति इतनी कृतज्ञ थी कि अपने बेटे तक की जान नछावर कर दी कि नहीं, ये राज परिवार बचना चाहिए, हम तो साधारण लोग हैं। तो इसीलिए दाहिमा पन्ना, जिनको दाहिमा गुजरी के नाम से भी जाना जाता है, आज पूरे इतिहास में जानी जाती हैं। एक बच्चे की कुर्बानी भी कोई कर सकती है अपने उस अन्न का मोल चुकाने के लिए। इसलिए भी कहा जाता है कि दुनिया में सभी लोग गद्दार नहीं होते, बहुत लोग वफादार भी दुनिया में होते हैं। तो दाहिमा पन्ना को याद किया जाता है। 1545 में कालिंजर पर इन्होंने आक्रमण किया, कालिंजर का जो किला था।
वहां चंदेल शासक कीर्ति सिंह शासन कर रहे थे। चंदेल शासक कीर्ति सिंह। इस पे क्या होता है कि ये जब वो किले के दरवाजे नहीं खुल रहे थे कालिंजर के, तो ये तोप पर बैठा हुआ था, इसके पास तोप थी। ऐसे ना स्टैंड लगा लेते थे ऐसे, यहाँ से खड़े होकर देखता था ये किले के अंदर। बोला भैया क्या चल रहा है किले के अंदर? बोला इधर गोला फेंक के मारो, इधर मारो। तो वो उक्का तोप इसके पास थी। तो कहते हैं उससे दीवार के, किले की दीवार इधर थी, देखता रहता था अंदर कौन किधर रानी घूम रही है। तो इधर एक गोला इन्होंने फेंका, तोप इधर थी, तो गोला लग के इधर ही आ गया वापस और फट गया। और साथ में शेरशाह सूरी भी फट गया। ठीक है। तो बांदा उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर का किला है, यहाँ उक्का तोप का इस्तेमाल हुआ था और गोला फटने से शेरशाह सूरी की मौत हो गई। शेरशाह सूरी का जो साथी आपका मकबरा है, टॉम्ब है, वो सासाराम में बिहार में है, बहुत पूछा जाता है। शेरशाह सूरी की और कौन कौन सी बातें हैं? शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था उसने पैदावार का 1/3 कर रखी थी, लेकिन किस आधार पर दिखता था? उत्पादन के आधार पर। यानी अगर फसल नहीं हुई है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी बरसात हुई थी, हमारे यहाँ पर धान की फसल थी, किसानों की धान की सारी फसल खराब हो गई, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसान की धान की फसल खराब हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, क्या हो गया, इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं देते। ठीक है ना? तो वो पैदावार का 1/3। अब जो लोग शहरों में बैठे हुए हैं, जिनके पिताजी कॉरपोरेट में हैं, जिनके घर सरकारी नौकरी है, कुछ हैं, जिनको खेतों में काम नहीं करना पड़ रहा, वो मजदूर की हालत थोड़ी समझ सकते हैं। उनको पता नहीं है कि एक किसान के बच्चे का जो पेट पलता है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई होती है, 6 महीने में एक फसल आती है, थोड़ा सा पैसा दे के जाती है, उससे सारी गुजर बसर करनी है, दुनिया का कर्जा, दुनिया का संतुलन बनाना है, उससे तमाम उधारी तब चुकानी है। तो ये कहता था उत्पादन के आधार पर, यदि उत्पादन अच्छा नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स तुमसे कुछ लेगा। ठीक है, उत्पादन के हिसाब से देखेगा। इस व्यवस्था को टोडरमल ने जन्म दिया था। और टोडरमल भारत में बहुत अच्छे भू जानकार कहे जाते थे। पहले क्या होता था, राजा जागीरों से आपका राजस्व वसूलते थे, लगान वसूलते थे। जैसे आज भी आप अपने खेतों को किसी को दे दोगे 1 साल के ठेके पर, तो आप उससे पैसे ले लोगे 1 साल के, 6,000, 7,000, 5,000, जो भी आपके यहाँ चलता होगा, 8,000। तो इसको बोलते लगान पे दे देना। तो ऐसे ही पहले राजा, व्यक्ति के अपने अधिकार तो थे नहीं, तो पहले भूमि होती थी राजा की, और व्यक्तियों उस पर आपका जो खेती बाड़ी करते थे, तो उस पर बोलते थे 100 गांवों की जागीर इस आदमी के नाम पे, इन गांवों से पैसा ये इकट्ठा करेगा। वो जागीरदार हुआ करते थे। तो उस एक व्यवस्था को जन्म देने वाले व्यक्ति है टोडरमल। यही टोडरमल व्यक्ति हैं जो बाद में अकबर के नवरत्न में से एक हुए, और अकबर के टाइम पर ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। इनको मुख्य वित्त मंत्री भी कहा जाता था अकबर के समय का, अकबर के समय। ओके। पट्टा प्रथा आज भी मिलते हैं गांवों में। जैसे सरकार देती है, जिनके पास भूमि नहीं होती, भूमिहीन लोगों को, गरीब लोगों को, कि भाई इनके पास जमीन नहीं है, तो सरकार इनको जमीन दे देती है कि नहीं? हाँ जी भी है। तो पट्टा प्रथा इसने शुरू की, जिसको कबूलियत कहा गया। आज जो रुपया चलता है वर्तमान स्वरूप का, ये इसी ने चलाया। चांदी और तांबे का टंका का बना होता था, 180 ग्रेन वजन। दाम, दाम इसने चलाया, तांबे का बना हुआ। सड़क ए आजम, जीटी रोड का नाम सबने सुना होगा। दरअसल में जीटी रोड भारत में बहुत पुरानी है, वो मौर्य काल के समय से थी। तब उसको बोले जाते थे उत्तरापथ। यानी उत्तरापथ ऐसे था, कुछ ऐसे समझिए, आज पाकिस्तान से बात करें और इधर बंगाल तक ऐसे था। तो इसी उत्तरापथ को पहले साफ कराया था मौर्य साम्राज्य के समय, मिट्टी डाल के बनवाया था। लेकिन इसने क्या किया था, इसकी साफ सफाई सब करवाई। इसको नाम दिया था शेरशाह सूरी ने सड़क ए आजम। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो इस पर कुछ आपका पत्थर डलवाए गए। सड़क तब भी नहीं बनी थी, तो पत्थर डलवाए गए, तब इसको बोला गया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड। ऑकलैंड ने नाम दे दिया था इसको। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। कुछ लोग कहते नहीं, इसने निर्माण नहीं कराया था, इसने तो छीन लिया था। डाक सेवा का जनक इसके प्रमुख थे हेमू। आपका किसने शुरू किया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी की गुप्तचर प्रणाली बहुत मजबूत कही जाती है, उसका भी प्रमुख हुआ करता था हेमू। हेमू का मतलब है हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य। और हेमचंद्र विक्रमादित्य वो व्यक्ति है जो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके बाद में दिल्ली की गद्दी पर कोई हिंदू शासक नहीं बैठा था। ओके।
दीवान वजारत, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था लगान और अर्थव्यवस्था इकट्ठी करने के लिए। दीवान इंसा बहुत पूछा जाता है, सूरी साम्राज्य में दीवान इंसा जो विभाग था उसका संबंध किससे था? दीवान कजा, काजी, काजी से याद रखो। याद है मैंने बताया था इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया किसने? दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो कजा का मतलब ही होता था न्याय, और जो देखता था जस्टिस वो होता था काजी। इसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 एडी में पद्मावत को लिखा। पद्मावत याद है, जिसमें रानी पद्मिनी की कहानी है। मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी का 1303 का चित्तौड़ का अभियान। तो मैंने कहा था अलाउद्दीन का अभियान तो हुआ था 1303 चित्तौड़ में, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी कब लिख रहा है किताब को? शेरशाह सूरी के समय 1540 में। तो मैंने कहा था आपसे इतने सालों बाद उस किताब की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं बहुत सारे इतिहासकार। हेग और कानूनगो ने माना है कि जो शेरशाह सूरी का शासन था वो अकबर के शासन से भी श्रेष्ठ है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार में। शेरशाह सूरी मस्जिद कहाँ है? बिहार में। रोहतासगढ़ का किला कहाँ है? बिहार में। इनकी दोस्त लोकेशन भी पूछ ली जाती है कई बार, जगह का नाम दे देगा, मैच मेकिंग को दे देगा, मिलान को दे देगा। पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी शुरुआत कराई थी हुमायूं ने, बाद में काम कराया इसमें शेरशाह सूरी ने। किला ए कुहना जो कि पुराने किले के अंदर है नई दिल्ली में, ये शेरशाह की अपनी मस्जिद थी जहाँ पर ये आपका नमाज वगैरह पढ़ता था। जलाल खान कौन व्यक्ति है? तो मैंने बताया शेरशाह सूरी तो रह पाया 1540 से 45, कितने वर्ष? 5 वर्ष। इसके बाद गद्दी पर आया जलाल खान जो कि इस्लाम शाह नाम से गद्दी पर बैठा। इसके बाद में फिरोज आता है, वो 3 दिन के लिए रखा, उसकी हत्या हो गई। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दो दो तीन तीन दिन के शासक है, नहीं याद रखने हैं। इसके बाद में शेरशाह का भाई निजाम खां का पुत्र जो है आपका, वो गद्दी पर आ जाता है। अंतिम शासक रहा आदिल शाह सूरी जिसका सेनापति था हेमू। हेमू ही इस समय ख्वाब देखता है कि दिल्ली की गद्दी पर हम क्यों नहीं बैठ सकते। तो दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट हुआ है आपका हेमू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और हेमू ही 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर से टकराता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होगी, आप देखोगे हेमू के उन हाथियों की कहानी कल की कक्षा में, कि कहते हैं हेमू के हाथी मक्खन खाते थे, बहुत मजबूत सेना थी, सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से जो काम होता है वो सबसे अच्छा होता है। तो क्यों हार गया था हेमू, ये देखना। इसने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। तो ये हेमू के बारे में आपको जानना है, एक बार पढ़ें, और कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। इतनी छोटी सी कक्षा के लिए आपका, हम एकदम सही तरीके से चल रहे हैं। इस दिन ऐसा भी होगा कक्षा छोटी होगी, इस दिन ऐसा भी हो सकता है कक्षा पूरे 1 घंटे की हो सकती है। तो वो लोड आपको नहीं लेना। जैसे कल की कक्षा में हमको अकबर कंप्लीट करना है फाइनल, तो एक बार अकबर आप पढ़ के आएंगे और फिर कुछ अगर पूछना होगा, जानना होगा तो वो पूछ लेंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त आपको कुछ पढ़ना नहीं है। याद रखना सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना स्टैटिक जीके पर, फिर आपका ध्यान देना पॉलिटी पर, फिर हिस्ट्री पर। तो अगर आप दिल्ली पुलिस, सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ना, शॉर्ट फॉर्मेट में क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको पढ़ते हुए चलना। ठीक है बॉस, जो चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बार थम्स अप करो भैया, उसमें से जो आप लिखते हैं महत्वपूर्ण है। ऐसे मत करना कभी इसी को पढ़ लो, पढ़ते सारा रहें, लेकिन जब परीक्षा का अंतिम समय आएगा तो उस समय पर सिर्फ इनकी पॉइंट्स को पढ़ना है, सिर्फ इनको, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बताएंगे एक बार। और रूही कह रही हैं सर जो भी आप पढ़ा रहे हैं ये सब हम एकदम से अच्छे से रिवाइज करते हैं। करना पड़ेगा दीदी, अच्छे से रिवाइज करते रहें, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। और भरोसा है हमें, अच्छा स्टूडेंट वही है जो एक अच्छा रिवीजन करे। ठीक है बॉस, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा, मिलते हैं कल। और एक बार रिवाइज करके आया करो। सुबह अगर क्लास मान के चलो 7 बजे है, 7 बज के 5 मिनट से, 7 बज के 5-7 मिनट से शुरू होती है, 7-5 आइडियल टाइम मान लो। तब तक शुरू में बैठ जाया करो, ऐसे टाइम टेबल बना लो अपना, 6:55 से बैठ जाएंगे। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ गया, क्लास शुरू नहीं होगी, लगा के रख दो उसको, क्लास को। इतने 10 मिनट अपना रिवीजन किया करो पिछले का, जब तक क्लास नहीं चलती रिवाइज कर लिया करो, खुश हुआ करो। ठीक है, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, ख्याल रखें अपना, सबको, सारे सबके परिवार को नमस्ते। मिलते हैं कल। और अकबर की कहानी बहुत कुछ अच्छी होगी, अकबर के बारे में सीखने को बहुत कुछ है, तो वो आपको सिखाएंगे। क्या युद्ध था, हेमू के युद्ध के बारे में बताएंगे। अकबर की क्या सोच थी, अकबर को क्यों महान कहा गया है, क्यों कहते लिखा इतिहासकारों ने, उन सब चीज़ों के पहलू के बारे में कल बात करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। पढ़ते रहिए और आगे खूब तरक्की करके बढ़ते रहिए। थैंक यू।